बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में घने जंगलों के भीतर एक रहस्यमयी इलाका था, जहां लोग जाने से डरते थे। उस इलाके को निशब्द वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, पक्षी नहीं चहचहाते और पेड़ खुद रास्ता बदल देते हैं। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसमें किसी ने सदियों से कोई हलचल न की हो। उसी झील के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, पर अंदर से वो झोपड़ी चमकती थी, क्योंकि वहां रहता था जादूगर वरुण। वरुण कोई ताम झाम वाला जादूगर नहीं था। उसके पास न कोई सोने की छड़ी थी, न महल, न सेवक। वह एक सरल जीवन जीता था, और उसका सबसे कीमती खजाना थी उसकी बेटी आरुषि। आरुषि उसकी जान थी। वो सुंदर थी, मगर उसकी सुंदरता उसकी आंखों में बसती थी। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, जिनमें जादू था। कहा जाता था कि जो उसकी आंखों में देख ले, वो अपने गुनाहों को भूल जाए। पर वरुण ने उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया। बेटी, ये दुनिया सुंदर चेहरों की पूजा करती है और फिर उन्हें जला देती है। मैं तुझे वो आग नहीं छूने दूंगा। आरुषि ने कभी विरोध नहीं किया। उसका संसार था पापा, झील, फूल और ताश के पत्तों से बनाए गए जादू। वरुण ने उसे किताबों से नहीं, भावनाओं से सिखाया था। उसे पढ़ना, लिखना, जड़ी बूटियां और संगीत सब आता था। पर सबसे ज्यादा उसे जादू आता था। वो हवा में हाथ घुमाकर ताश के पत्तों से फूल बना लेती, पानी में अंगुलियां डालकर उसमें रंग भर देती और खाली हाथों से बच्चों के चेहरे पर हंसी खींच लाती। पर वरुण हर बार उसे यही कहता, बेटी, तू जादू कर सकती है, पर लोगों के सामने मत करना। उनका डर उन्हें निर्दयी बना देता है। आरुषि अक्सर रात को चांद को देखती और अपनी माँ की बात करती। पापा, माँ कैसी थी? वरुण की आंखें भर आती। वो तुझ जैसी ही थी, शांत, सुंदर और अंदर से जादू से भरी हुई। पर लोगों ने उसे समझा नहीं और मैं उसे खो बैठा। आरुषि के सपनों में एक धुंधला चेहरा आता, एक लड़का राजसी वस्त्रों में, पर आंखें उदास। वो कहता, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तुम कहां हो? निशब्द वन सिर्फ पेड़ और झाड़ियां नहीं थे, वो वरुण का रचा हुआ सुरक्षा कवच था। उसने उस जंगल में जादुई पत्थर, मंत्रों से बंधी झाड़ियों और रहस्यमयी धुंध बिछा रखी थी। जो भी बाहर से आता, वो दिशा भूल जाता, उलझकर वापस लौट जाता। पर यह सुरक्षा आरुषि के लिए थी। वरुण जानता था, अगर एक बार दुनिया को आरुषि दिख गई, तो या तो लोग उसे देवी मान लेंगे या चुड़ैल। आरुषि अब 17 की हो चली थी। उसे झील, फूल और किताबें पसंद थीं, पर अब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। वो हर दिन पानी में अपना चेहरा देखती और सोचती, क्या मैं सिर्फ पापा की दुनिया तक ही सीमित हूं? क्या मेरे बाहर कोई है जो मुझे जानना चाहता है? वो चुपचाप ताश के पत्तों से बने फूलों को पानी में बहा देती और कहती, अगर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, तो इन फूलों को ढूंढ लेगा। एक दिन सुबह सुबह वरुण के माथे पर पसीना था। उसने स्वप्न देखा था, एक राजकुमार आरुषि की ओर बढ़ रहा है। वरुण जानता था कि सपने कभी कभी भविष्य दिखाते हैं। वो घबराया। उसने जंगल की सुरक्षा और कड़ी कर दी, मंत्रों की ताकत बढ़ा दी। नहीं, कोई नहीं आएगा, मेरी बेटी तक कोई नहीं पहुंचेगा। पर नियति की योजना किसी और हाथ में होती है। उसी दिन आरुषि को झील के पास एक सफेद पक्षी दिखा, जिसकी एक आंख नीली थी और दूसरी हरी। वो पक्षी उसकी हथेली पर बैठा और उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, आदित्य। उसे खुद नहीं पता ये नाम कहां से आया, पर उस पल उसके दिल में हलचल होने लगी। वरुण ने आरुषि को गले लगाया, बेटा, अगर तुझे कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना। दुनिया सिर्फ सुंदर नहीं होती, कई बार सबसे सुंदर चीजें ही सबसे ज्यादा दुख देती हैं। आरुषि चुप रही, क्योंकि उसके मन में अब एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं किसी के लिए बनी हूं? क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? इस भाग का अंत उस रात होता है जब आरुषि फिर से सपने में उसी लड़के को देखती है। इस बार वो झील के सामने खड़ा है और कहता है, मैं आ रहा हूं, अब कोई जादू मुझे रोक नहीं सकता। आरुषि की आंख खुलती है, उसकी सांसें तेज हैं। झील के पार किसी ने सच में कदम रखे हैं, और शायद कहानी अब बदलने वाली है। दूर पहाड़ियों के पार स्थित था एक सुंदर समृद्ध राज्य, सूर्यगढ़। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मृणालिनी के एकमात्र पुत्र थे, राजकुमार आदित्य। राजकुमार होने के बावजूद आदित्य का स्वभाव अलग था।
वो तलवार से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी रखता और शिकार की जगह चित्र बनाना पसंद करता। पर उसे एक बात हमेशा बेचैन करती थी, वो अजीब सपने जो हर रात उसे सोने नहीं देते थे। हर रात आदित्य को एक ही सपना आता, एक झील, झील के पार एक लड़की और चारों ओर जादू सा धुंधल का। वो लड़की हर बार उसकी ओर देखती, कुछ कहना चाहती, पर आवाज नहीं निकलती। फिर अचानक वो गायब हो जाती और आदित्य की नींद खुल जाती। कौन है वो लड़की? मैं उसे जानता क्यों महसूस करता हूं? उसे जवाब नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी मिलती। जब आदित्य 8 वर्ष का था, उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। कई वैद्य बुलाए गए, पर कोई इलाज कारगर न हुआ। एक दिन एक अजनबी दरबारी ने कहा, उत्तर दिशा के जंगलों में एक जादूगर रहता है, उसके पास जीवन लौटाने की शक्ति है। राजा ने यह बात ठुकरा दी। हम अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। रानी मृणालिनी की मृत्यु हो गई और उस दिन से आदित्य को जादू और उत्तर के जंगलों से एक अदृश्य नाता जुड़ गया। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में आदित्य को एक पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, उत्तर के जंगलों में एक झील है, वहां रहती है रोशनी और रहस्य की रक्षक एक कन्या, जिसकी आंखों में समय ठहर जाता है। उस क्षण आदित्य को लगा, ये वही है, वही लड़की जो मेरे सपनों में आती है। राजा वीरेंद्र सिंह अब आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे थे, पर आदित्य की रातें बेचैनी में कट रही थी। उसे महसूस होने लगा था, मेरे भाग्य का एक हिस्सा उस झील के पार है। वो राजसी वस्त्र पहनता, सिंहासन पर बैठता, पर अंदर से खाली रहता। फिर एक दिन उसने पिता से कहा, पिता, मैं कुछ समय राज्य से दूर जाना चाहता हूं, एक उत्तर की यात्रा पर। राजा ने गुस्से में कहा, उत्तर दिशा? वो निशब्द वन, वहां जादूगर रहते हैं और भ्रम, वो जगह श्रापित है। पर आदित्य की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि पिता को मना नहीं कर पाए। आदित्य ने अपने सबसे करीबी सेवक भीम को साथ लिया और दोनों उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। सूरज के साथ चलते हुए उन्होंने गांव, पहाड़, घाटियां पार की। आदित्य रास्ते में लोगों से पूछता, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जहां पानी में जादू दिखता है? लोग डरते थे, कुछ कहते, निशब्द वन की ओर मत जाना, वहां लोग खो जाते हैं। पर आदित्य की आंखों में अब सिर्फ एक ही झलक थी, उस झील की और उस लड़की की। जैसे जैसे वो निशब्द वन के करीब पहुंचे, रास्ते अजीब होने लगे। घोड़ों के पांव पीछे लौटने लगे, पेड़ अचानक रास्ता बदलने लगे और घना कोहरा छा गया। भीम घबरा गया। राजकुमार, ये जगह साधारण नहीं है, ये तो सच में जादू से रक्षित है। पर आदित्य को हर मोड़ पर कोई ना कोई संकेत मिलता। झील की ओर इशारा करता एक सफेद पक्षी या पेड़ों पर खुदे हुए चिन्ह। उसे यकीन हो चला था, किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी राह मुश्किल बनाई है, पर कोई और शक्ति मुझे बुला रही है। एक रात जब आदित्य ने एक चट्टान के पास विश्राम किया, उसने सपने में पहली बार लड़की की स्पष्ट झलक देखी। लंबे बाल, हल्की मुस्कान और हाथों में ताश के फूल। वो कह रही थी, तुम मेरी ओर आ रहे हो, पर ध्यान रखना, मेरा संसार तुम्हारे जैसा नहीं। नींद खुलते ही उसके सामने वही सफेद पक्षी बैठा था, जिसकी एक आंख नीली थी और दूसरी हरी। अगली सुबह आदित्य ने अपना मन दृढ़ कर लिया। वो अकेले ही जंगल के भीतर चला गया, बिना डर, बिना द्वंद्व। भीम बाहर रुक गया। राजकुमार, अगर आप ना लौटे तो मैं खुद राजा को बताऊंगा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अगर मैं न लौटा तो समझ लेना कि मैं वही हूं जहां मेरी आत्मा थी। जैसे ही आदित्य झील के किनारे पहुंचा, वहां एक लड़की खड़ी थी। वो उसकी ओर पीठ करके बैठी थी, पर आदित्य को यकीन था वो वही है। हवा चल रही थी और ताश के पत्ते पानी में बह रहे थे। वो लड़की मुड़ी, दोनों की आंखें मिली। एक क्षण को समय थम गया, झील शांत हो गई, पक्षी उड़ने लगे और फिर उसने कहा, तुम सच में आ गए। अगले भाग में क्या होगा? अगला भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।